हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बीडीएन केमिस्ट्री पॉइंट। मैं हूं राज यादव। क्लास 12th जैसा कि आपको पता है, चैप्टर हमारा सॉलिड स्टेट चल रहा है और सॉलिड स्टेट के अंदर हम पढ़ चुके हैं बेटे, यानी कि सॉलिड्स क्या होते हैं। और सॉलिड्स के बाद हमने पढ़ा था कि सॉलिड्स जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। उसमें दो टाइप्स के आए थे, यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड। फिर अमॉर्फस सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड में डिफरेंट पढ़ा था और डिफरेंट पढ़ने के बाद में हम लोगों ने पढ़ा था बेटा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने प्रकार के होते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने प्रकार थे? टोटल 4 प्रकार के थे। कौन कौन से 4 प्रकार थे? यानी आयनिक और मॉलिकुलर, मेटेलिक एंड एटॉमिक सॉलिड्स। ठीक है। फिर हमने कंपैरिजन पढ़ा था, यानी कि ग्रेफाइट एंड डायमंड्स के बीच कंपैरिजन पढ़ा था। और उसके बाद हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ, यानी कि फिर क्रिस्टल लैटिस पढ़ा था। क्रिस्टल लैटिस के बाद हमने यूनिट सेल पढ़ी थी और फिर उसके बाद पढ़ा था टाइप्स ऑफ यूनिट सेल अकॉर्डिंग टू, यानी कि एटम अरेंजमेंट, यानी एटम की व्यवस्था के आधार पर यूनिट सेल कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। और आज हम उसके बाद हमने निकाले थे क्या कि आप यूनिट सेल के अंदर एटम्स की संख्या कितनी होती है, इसकी कैलकुलेशन आप कैसे करते हैं। चलिए इसको हम लोग समराइज करते हैं कि डिफरेंट टाइप की यूनिट सेल के अंदर एटम्स की संख्या कितनी होती है। ठीक है। नंबर ऑफ यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम इन पर यूनिट सेल, यूनिट सेल, यानी कि प्रत्येक यूनिट सेल में आपने नंबर, वैसे मैंने डिटेल में निकालना बता दिया था, लेकिन यहाँ पर फिर भी हम उसको दोहरा रहे हैं और दोहरा करके समराइज करके हम क्या कर रहे हैं, इसका एक चार्ट बना रहे हैं। ठीक है। तो ज़रा देखिए, यहाँ पर चार्ट बनाएंगे। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, चार्ट में यहाँ पर हम लिखेंगे बेटे यूनिट सेल, यानी कि यूनिट सेल किस प्रकार की है, टाइप ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल टाइप। ठीक है। यूनिट सेल का टाइप क्या है। और उसके बाद जो हमारे पास दूसरा कॉलम होगा बेटा, वो दूसरा कॉलम होगा बेटे कि यानी एटम्स आर प्रेजेंट, यानी एटम अरेंजमेंट हम कह सकते हैं, या हम ऐसे कह सकते हैं बेटे कि कॉर्नर पर एटम कितने होंगे। ठीक है। यानी एटम ऑन दी कॉर्नर। ठीक है। यानी कॉर्नर पर एटम कितने होंगे, कॉर्नर मतलब यानी यूनिट सेल के कोने पर एटम की संख्या कितनी होगी। ठीक है। इसके बाद हम लिखेंगे बेटे एटम ऑन दी फेस, यानी कि फलक पर एटम कितने होंगे। ठीक है। और इसके बाद होगी एटम ऑन दी बॉडी, यानी कि बॉडी, यानी हम कह सकते हैं यानी केंद्र में, बॉडी यानी जो यूनिट सेल है उसके केंद्र में यूनिट कितने होंगे। और इसके बाद हम कह सकते हैं इसमें टोटल एटम कितने होंगे, टोटल एटम। ठीक है। ये इस तरीके से हमने एक चार्ट बनाया है और इस चार्ट से हम क्या करेंगे, सारी यूनिट सेल के एटम को एक साथ पढ़ सकते हैं। ठीक है। बच्चों, वीडियो को पूरी देखा करें और वीडियो को पूरे देखने से आपको नॉलेज होगी टॉपिक की। छोटी छोटी वीडियो देखने से आपको कोई भी जानकारी इसकी ना मिलेगी। इससे अच्छा यही होगा कि आप वीडियो को ना देखें। ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप देखना ही है, कि मजबूरी है। आपको अच्छा लगे, आपको बहुत बढ़िया लगे तो आप देखें, बढ़िया नहीं लगे तो आप बिल्कुल मत देखिए। ठीक है। लेकिन जब भी देखें तो टॉपिक को पूरा देखें, जिससे कि कुछ समझ में आए आपको। ठीक। चलिए देखते हैं हम निकाल रहे हैं नंबर ऑफ एटम इन पर यूनिट सेल, यानी प्रत्येक यूनिट सेल के अंदर कितने एटम उसमें प्रेजेंट होते हैं, कितने एटम उसके अंदर अरेंज होते हैं। ठीक है। मैं बता चुका हूं कि किसी भी यूनिट सेल के कॉर्नर पर एटम जो होता है उसका 1/8 भाग यूनिट सेल को बनाने में यूजफुल होता है, उसमें योगदान देता है। और प्रत्येक फेस पर अगर एटम है तो उसका 1/2 भाग मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, यानी कॉर्नर वाले एटम का जो पार्टिसिपेट होता है, जो भी योगदान होता है, वो 1/8 का होता है। ठीक है। और फेस वाले का जो योगदान होता है वो 1/2 का होता है। और इसके बाद आपके पास जो बॉडी वाले का होता है वो पूरे के पूरा योगदान होता है। ठीक है। यानी 100% उसका योगदान होता है। सबसे पहले जो हमारे पास यूनिट सेल है वो है बेटा सिंपल यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल। अर्थात सिंपल यूनिट सेल के अंदर
कितने एटम होंगे, यानी कितने एटम मिल करके सिंपल यूनिट सेल को बनाते हैं, हमारा मतलब ये है। ठीक है, तो देखिए सिंपल यूनिट सेल में 8 कॉर्नर होंगे और 8 कॉर्नर पर 8 एटम प्रेजेंट होंगे और एक एटम का जो योगदान होता है वो 1/8 होता है। तो 8 एटम का कितना हो जाएगा बेटा, यानी कि 1/8 गुणा 8 बराबर 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1 आ जाएगा। फेस पर कोई एटम नहीं होता है, बॉडी में कोई एटम नहीं होता है, तो सिंपल यूनिट सेल में टोटल एटम कितने होंगे बेटे, यहाँ पर 1 एटम होगा। ठीक है, तो सिंपल यूनिट सेल में टोटल एटम की संख्या कितनी होती है, यानी 1 होती है। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास आता है दूसरा, यानी कि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, और जो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल होती है बच्चों, उसमें देखिए क्या होगा, यानी प्रत्येक कॉर्नर पर तो एटम होंगे ही होंगे, तो 1/8 × 8 = 1, ये तो कॉर्नर पर यूनिट की संख्या आ गई। अब कह रहा है फेस सेंटर्ड, इसका मतलब क्या होगा, प्रत्येक फेस पर यूनिट एटम्स होंगे। और फेस कितनी होती है क्यूब के अंदर, यानी क्यूब के अंदर टोटल 6 फेसेस होती हैं। जैसे मान लीजिए एक बार को भाई मैं फिर से दिखा रहा हूँ, मान लो इसको एक यूनिट मानी जाए। ठीक है, सॉरी इसको मैं एक क्यूब मानूँ लेकिन क्यूब है नहीं, मानता हूँ तो मैं फेसेस गिनाने के लिए कर रहा हूँ। एक फेस यहाँ हो जाएगा, एक जस्ट इसका अपोजिट 2 हो गई, एक फेस यहाँ, एक जस्ट इसका अपोजिट 4, एक फेस यहाँ, एक जस्ट इसका अपोजिट यानी 6, यानी टोटल 6 फेसेस होती है किसी भी क्यूब के अंदर। किसी भी घन में 6 फेसेस होती है और प्रत्येक फेस पर प्रेजेंट एटम, उसका जो योगदान होता है उसमें जो पार्टिसिपेट करता है वो 1/2 पार्ट उसका जो होता है, यानी यूनिट सेल को बनाने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो 6 एटम होंगे और 1/2 योगदान होगा, तो क्या हो जाएगा बेटा 6, तो 2 × 3 = 6, यानी कि 3 एटम आ जाएंगे। तो 3 और 1, अब देखो बॉडी में कोई एटम नहीं होता, तो 3 और 1 4, अर्थात फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में को टोटल कितने एटम प्रयोग होते हैं, 4 एटम का प्रयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है बेटा तीसरा, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होगा भाई, कॉर्नर पर तो होंगे ही होंगे, 1/8 × 8, कॉर्नर पर तो हर प्रकार की यूनिट सेल में पार्ट जो एटम है वो प्रेजेंट होंगे। बिना कॉर्नर पर एटम प्रेजेंट के यूनिट सेल बननी ही नहीं है। तो देखिए बेटा, यानी कॉर्नर पर कितने होंगे, टोटल 1 यूनिट होगा, 1 पार्टिकल होगा या 1 एटम होगा। एंड फेस पर देखिए 1/2 योगदान होता है, लेकिन कोई एटम ही नहीं, तो क्या होगा 0 होगा। ऐसे हम यहाँ पर भी ले सकते हैं 1/2 योगदान, लेकिन है नहीं कोई, तो 0 का 0 होगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर भी लिख सकते हैं, यानी 1 योगदान होता है लेकिन यहाँ कोई है ही नहीं, तो 0 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर बेटा 1 योगदान होता है लेकिन कोई है नहीं, तो 0 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 0 हो गया। अब जब बॉडी की बात आ रही है तो बॉडी में तो 1 होगा ही होगा, तो 1/1 × 1 = 2, अर्थात 1 × 1 = 1, तो 1 ये और 1 ये, टोटल कितने एटम यूज होंगे, 2 एटम यूज होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है, नेक्स्ट हमारे पास जो आएगा वो आता है बेटा चौथा, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, और एंड सेंटर्ड यानी कॉर्नर पर तो होगा ही होगा, तो 1/8 × 8 = 1। ठीक है, अब बात आती है इंड सेंटर्ड। इंड सेंटर्ड में क्या होता है, प्रत्येक फेस पर नहीं होता है, लेकिन कोई 2 अपोजिट फेसेस आप ले सकते हो। और इसकी ज़्यादा डिटेल के लिए मैंने पीछे आपको पूरा चित्र वगैरह बनवा के समझाया, मैं यहाँ पर इकट्ठा करके चार्ट से बनवा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो क्या प्रत्येक यानी फेस वाले का योगदान 1/2 होता है, और किसी 2 अपोजिट फेसेस पर एटम को माना जाएगा, तो क्या आ जाएगा बेटा 2 एटम, 2/2 यानी ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो कितना वो 1 और 1, यानी यहाँ पर कितना बॉडी में कितना होगा, बॉडी में 0 होगा, बराबर 0, यानी कि 2 एटम प्रेजेंट हो गए। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक नई यूनिट सेल जो कि मैंने पीछे नहीं पढ़ाई है, और वो मैंने आपको यहाँ पर लिखवा दे रहा हूँ, और ये इंपॉर्टेंट यूनिट है, यानी हेक्सागोनल यूनिट सेल। पांचवी है हेक्सागोनल यूनिट सेल। और हेक्सागोनल यूनिट सेल है तो इसमें हेक्सागोनल में कितने कॉर्नर होते हैं, यानी टोटल 12 कॉर्नर होते हैं। कैसे होते हैं मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इस चीज़ को। यानी 12 कॉर्नर होते हैं, और एक कॉर्नर पर जो प्रेजेंट है उसका 1/6 योगदान होता है। ठीक है, तो 12
बराबर 2 आ जाएंगे। ठीक है, ये कैसे होता है 1/6, कैसे होते हैं 12 आइटम, मैं आपको हेक्सागोनल जो यूनिट सेल है उसकी स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा। ठीक है, ये देखिए, अब जो आपके पास फेस होता है इसमें 2 अपोजिट फेसेस पर एटम प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए भाई 2 का कैंसिल हो जाएगा यानी 1 आ जाएगा। बॉडी के अंदर 3 होते हैं तो 3 यानी कि 1 × 3 = 3। अब कितने हो गए, 2 और 1 3, 3 और 1 6। देखिए 6 यूनिट यानी 6 आपके पास एटम आ रहे हैं। टोटल एटम कितने होते हैं हेक्सागोनल में 6 एटम होते हैं। ये इससे क्या पता लगता है, क्योंकि ये हेक्सागोनल है तो 6 एटम इसके अंदर प्रेजेंट होंगे ही होंगे। ठीक है, तो चलिए इसको नोट करिए, और इसको नोट करोगे फिर मैं आपको बताता हूं कि हेक्सागोनल यूनिट सेल कैसी होती है, और उस हेक्सागोनल यूनिट सेल में आप किस प्रकार, इस हेक्सागोनल एटम यूनिट सेल में किस प्रकार आप कैलकुलेट कर सकते हैं एटम के लिए। चलिए जरा इसको नोट करिए पहले। ठीक है, तो 4 प्रकार की तो यूनिट सेल बच्चों हम पढ़ ही चुके थे। कौन कौन सी 4 प्रकार की यूनिट सेल हम पढ़ चुके थे? हम पहले सिंपल यूनिट सेल पढ़ चुके थे, हम फेस सेंटर्ड यूनिट सेल पढ़ चुके थे, हम बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल पढ़ चुके थे, हम इंड सेंटर्ड यूनिट सेल पढ़ चुके थे। लेकिन मैंने उसके अंदर एक और यूनिट सेल बढ़ाई थी, उसका नाम था हेक्सागोनल यूनिट सेल। तो हेक्सागोनल यूनिट सेल में कॉर्नर वाले एटम का जो भूमिका होती है, जो पार्टिसिपेंट होता है यूनिट सेल को फॉर्मेशन करने में, वो 1/6 क्यों होता है, इस चीज़ को समझना है। बॉडी में 3 क्यों होते हैं और फेस पर 2 क्यों होते हैं, जरा देखिए समझिए। तो सबसे पहले हम बनाते हैं कि हेक्सागोनल यूनिट सेल बनती कैसे। ठीक है, तो आप क्या करिए 6 इस तरीके से आप हेक्सागोनल बना लीजिए। चलिए ये देखिए, ये रहा, ऐसे ही आप नीचे बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप नीचे बना सकते हैं। ये लीजिए भाई, ये बना लिया आपने। अब क्या करिए, इसको आप यहाँ से मिला दीजिए, इसको आप यहाँ मिला दो, इसको आप यहाँ मिला दो, इसको आप यहाँ मिला दो, और इसको आप यहाँ मिला दीजिए, इसको यहाँ मिला दीजिए। तो इस प्रकार आपका एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर तैयार हो जाती है। इस हेक्सागोनल स्ट्रक्चर के टोटल कॉर्नर कितने हो गए भी देखिए जरा आप, यानी कि 6 कॉर्नर नीचे एंड 6 कॉर्नर आपके ऊपर होते हैं। ठीक है, बात सुना रही है? ये जो आपको डबल लाइन दिखा रही है, डबल नहीं होती, ये इसके जस्ट पीछे होती है। ठीक है, मैं इसको डॉटेड भी दिखा सकता हूँ, थोड़ा देखिए इसको, मैं इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। देखिए जरा यहाँ पर, इसको मैं डॉटेड लाइन से, ठीक है, इस तरीके से इसको डॉटेड लाइन से। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि कॉर्नर पर कितने हो गए, टोटल 6 हो गए। अब इसमें जो कॉर्नर वाला आइटम है, इसका जो पार्टिसिपेंट होता है यूनिट सेल के अंदर, वो 1/6 क्यों होता है? बाकी जितनी क्यूबिक यूनिट सेल हुआ करती थी उसका पार्टिसिपेंट 1/8 हुआ करता था, इसका पार्टिसिपेंट 1/6 क्यों होता है? जरा देखिए, देखिए ये रहा कॉर्नर, और इस कॉर्नर पर जो एटम प्रेजेंट है इस तरीके से, मान लीजिए ये आधा वाला, मैं इसका जो गोला है, इस गोले को मैं आधा बना ले रहा हूँ। इस तरीके से ये मैंने आधा यानी गोला बना लिया, और आधे गोले में ये रहा सेंटर आपका ये वाला, और इसमें मैंने क्या किया, इसको इस तरीके से करके ये कर दिया यहाँ पर। तो ये जो एंगल है, ये एंगल आपका बनता है 120 डिग्री का। कितने का बनता है बेटे? 120 डिग्री का। और ये पूरा एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। अब 360 डिग्री को 120 डिग्री से डिवाइड कर दीजिए, तो 0 से 0 12 3 36, यानी 3 आ गए। कितने आ गए यहाँ पर? 3 आ गए। यानी आधे का तीसरा पार्ट जो है, यानी 1/3 भाग, यानी हाफ का 1/3 भाग आपका यूनिट सेल बना रहा है, भाग यूनिट सेल बना रहा है। ठीक है, देखिए जरा यहाँ पर 1/3, यानी आधे का 1/3 बना रहा है, तो पूरे का कितना बना देगा, यानी पूरे 100% कितने में 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1/6 भाग। तो कॉर्नर पर कितनी हो जाएगी, जरा देखिए यहाँ पर, मैं पीछे भी बता चुका हूँ, यहाँ पे भी बता रहा हूँ, जरा देखिए। यानी कॉर्नर पर जो एटम है वो कितने होंगे, यानी एक एटम का जो पार्टिसिपेंट होता है वो 1/6 होता है। टोटल एटम कितने हैं? 12 हैं, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा बेटा, यानी कि 2 एटम हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या होता है, कोई 2 डिफरेंट फेसेस ले लीजिए, एक फेस ये और एक फेस ये। ठीक है, इन 2 फेसेस पे एटम होता है, तो फेस पर एटम
ठीक है। तो कितने होंगे फेस पर एटम, 2 एटम है और एक एटम का जो पार्टिसिपेंट होता है वो 1/2 होता है, तो कितना हो जाएगा टोटल 1 हो जाएगा। अब जहां पर भी इस तरीके से बॉडी में आपको कभी भी बॉडी में 3 एटम इस तरीके से मिलेंगे, ये तीनों एटम जब बॉडी में मिलेंगे तो समझ जाइए कि वो कौन सा हेक्सागोनल यूनिट सेल है। तो बॉडी पर एटम कितने हो जाएंगे, यानी बॉडी वाले का 1/, पूरा योगदान होता है तो 3, तो 3 एकम 3, अर्थात टोटल जो हो गए वो कितने हो गए, टोटल हो गए बेटा 6 एटम। ठीक है, 6 एटम हेक्सागोनल यूनिट सेल के अंदर हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी हेक्सागोनल यूनिट सेल हुआ करती थी। किसी को ये दिक्कत आए कि भाई कॉर्नर वाले का 1/6 क्यों है, क्यूबिक वाले में 1/8 क्यों है, तो 1/8 के लिए आप पीछे वीडियो देख सकते हो और इसके 1/6 के लिए आप थोड़ा सा वीडियो बैक करो, बैक करने के बाद दोबारा देख सकते हो। ठीक है, नोट करें, फिर आगे हम लोग नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। जरा इसको नोट करिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या था बेटा, हम लोगों ने टाइप्स ऑफ यूनिट सेल पढ़े थे अकॉर्डिंग टू एटम अरेंजमेंट, यानी एटम के अरेंजमेंट के आधार पर यूनिट सेल आपके 4 प्रकार के थे, वो हम लोगों ने पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा क्या, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल अकॉर्डिंग टू सेल पैरामीटर, यानी सेल पैरामीटर के आधार पर यूनिट सेल कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आखिर सेल पैरामीटर क्या होते हैं। एक बात और ध्यान दीजिए, सेल पैरामीटर जो होता है वो यूनिट सेल का अभिलाक्षणिक गुण होता है, अर्थात हम यूनिट सेल को सेल पैरामीटर के आधार पर ही डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सेल पैरामीटर होता क्या है, इसको समझने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक आपको क्यूबिक यूनिट सेल बना रहा हूँ या क्यूब बना रहा हूँ, इससे मैं आपको समझाऊंगा कि आखिर सेल पैरामीटर क्या होता है। जरा देखो यहाँ पर, मैं एक बार सेल पैरामीटर की पहले भी बात कर चुका हूँ और मैं इसको दोबारा आपको बता रहा हूँ सेल पैरामीटर क्या होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये है, ये आपके पास एक क्यूब है और क्यूब में मैं आपको एक्सिस दिखा रहा हूँ। जरा देखिए, जो एक्सिस आपकी तरफ आ रही है, इस एक्सिस को आप क्या मान लीजिए, ए, क्या मान लो बेटा, इसको ए मान लीजिए। ठीक है, और एक एक्सिस आपके पास जा रही है, देखिए यहाँ पर, इसको, इस एक्सिस को ए नहीं माना मैंने, इस एक्सिस को तो मैंने माना है जेड, और इस एक्सिस की लंबाई यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो वैल्यू है इसको मैंने माना है ए। ठीक है, इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी मानी है, ए मानी है। और यहाँ पर कर लीजिए बेटा एक्स और इसको ऊपर बढ़ा दीजिए यहाँ से, तो ये हो जाएगी बेटे वाई, यानी 3 एक्सिस हो गई, यानी एक्स वाई जेड। अब मैंने इस वाली एक्स को मान लिया, इस वाली जो एक्सिस है इस एक्सिस को मान लिया मैंने ए, इस एक्सिस को मान लेता हूं मैं बी, इस एक्सिस को मान लेता हूं मैं सी। अर्थात कहने का मेरा मतलब ये है कि यहां से और यहां तक की जो डिस्टेंस है इसको मान लिया मैंने क्या, बी, यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस है इसको मान लिया मैंने सी। बात समझ में आ रही होगी। अब ये क्या है, ये आपके पास जो क्यूब होता है, जो घन होता है, या आप कह सकते हैं जो यूनिट सेल होता है, उसके एजिस लेंथ होती है। ठीक है, एज लेंथ बोलते हैं इसको, एज लेंथ। ठीक है, और एज लेंथ कौन कौन सी होती है बेटा, ए कामा बी कामा सी। तो एज लेंथ को हम क्या कहते हैं, सेल पैरामीटर कहते हैं। तो ये फर्स्ट टाइप के सेल पैरामीटर है, एज लेंथ। एज लेंथ जो है वो फर्स्ट टाइप की सेल पैरामीटर है। अब हम क्या करेंगे, इसमें और भी होता है, क्या होता है, बॉन्ड, यानी जो एज एंगल होते हैं। ठीक है, जो आपके पास एंगल होते हैं, जो एजेस एंगल होते हैं, इन एंगल को हम सेकेंड टाइप की पैरामीटर यानी एंगल। ठीक है, एंगल कौन कौन से होंगे, इसमें अल्फा होंगे, बीटा होंगे और गामा होंगे। ठीक है, अल्फा, बीटा और गामा, और आपकी एजेस जो होंगी वो क्या होंगी बेटे, यानी कि ए कॉमा बी कॉमा सी। इसे एक्सियल एंगल भी कहते हैं, एक्सियल एंगल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये एंगल अल्फा बीटा और गामा कैसे, यानी जो ए है इसके जस्ट सामने का जो एंगल होता है इसको हम अल्फा मानते हैं। ठीक है, बी वाले के जस्ट सामने का जो एंगल होता है इसको हम मानते हैं बीटा, और सी के सामने का जो एंगल होगा इसको मानेंगे हम गामा। ठीक है, अल्फा बीटा गामा। और इसको थोड़ा सा और अगर हम एलेबरेट करें तो कुछ इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर आती है। जरा देखिए ये वाली। ठीक है, ये जो है आपके पास एज लेंथ ए है, ये एज लेंथ बी है, ये एज लेंथ सी है। इसके बाद ए के सामने वाला जो एंगल है इसे हम कहेंगे अल्फा, बी के सामने वाला जो एंगल है
इसे हम कहेंगे बीटा, और सी के सामने वाले एंगल को हम लोग गामा के नाम से जानते हैं। तो अर्थात यानी कि जो पास आपके पास यूनिट सेल होती हैं, इस यूनिट सेल के दो प्रकार के पैरामीटर होते हैं, एक एक्सियल लेंथ या इसे हम एज लेंथ कहते हैं, किनारे की लंबाई, और किनारे की लंबाई को हम डिनोट करते हैं ए, बी, सी से। ठीक है, अर्थात यानी कि एक इसमें क्या होगी, एक लेंथ होगी, एक ब्रेड होगी, एक हाइट होगी। ठीक है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक, दूसरा हमारे पास क्या आता है, एक्सियल एंगल। जो आपके पास एक्सिस होते हैं, इस एक्सिस के मध्य में जो एंगल बनता है, ये सेकंड टाइप्स के सेल पैरामीटर होते हैं। ठीक है, अब सेल पैरामीटर के आधार पर यूनिट सेल कितने प्रकार के होते हैं देखते हैं, जरा इसको आप समझ सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ठीक है, जरा देखिए आगे चलिए। तो अब देखते हैं हम लोग कि टाइप्स ऑफ यूनिट सेल अकॉर्डिंग टू सेल पैरामीटर, है ना। सेल पैरामीटर हम समझ लिया कि सेल पैरामीटर हमारे दो होते हैं, एक तो होता है एज लेंथ और दूसरा होता है यानी कि आपका एक्सियल एंगल, या हम एक्सियल लेंथ भी कह सकते हैं इसके लिए। ठीक है, एक्सिस भी कह सकते हैं इसको। तो एक्सिस एंड एक्सियल एंगल जो है, जो आपके पास एक्सिस होती है वो कितनी होती है बेटा, टोटल दो ही होती है, मैंने आपको बता रखा है। दो कौन सॉरी तीन होती हैं, यानी ए, बी, सी, हम इससे इसको डिनोट करते हैं। और जो एक्सियल एंगल है इसको हम प्रदर्शित करते हैं अल्फा, बीटा, गामा। ठीक है, तो हम बात करते हैं यानी कि 7 टाइप्स के जो हमारे, इस आधार पर हमारे जो यूनिट सेल्स होती है या हमारे क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, यूनिट सेल हम इसको क्रिस्टल सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, जो क्रिस्टल सिस्टम होते हैं वो 7 प्रकार के होते हैं ना, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल और ट्राइक्लिनिक। ठीक है, अभी आप इसको लिख लो, फिर मैं इसको इसी क्रम में याद करने की ट्रिक भी बताऊंगा आपको कि कैसे इसको याद किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए बेटा, क्यूबिक जो यूनिट सेल होती है उसमें सारी एक्सिस कैसी होती है, आपस में बराबर होती हैं, अर्थात A = B = C। अब देखो पहली जो है, यानी पहला ये बड़ा भाई, जो सबसे पहला इसको बड़ा भाई मानिए, और इसका जो सबसे छोटा भाई है वो बड़ा भाई का जस्ट अपोजिट होता है, ट्राइक्लिनिक। यानी इसमें क्या होगा, A = B = C, अर्थात इसमें A और B और C इनकी वैल्यू समान नहीं आएगी, अर्थात इनकी वैल्यू कुछ ना कुछ डिफरेंट आएगी, अर्थात तीनों ही वैल्यू कैसी होती हैं, अलग अलग होती हैं। ठीक है, अर्थात A के जस्ट अपोजिट है आपका लास्ट वाला, ये 7th क्रिस्टल सिस्टम। अब देखो टेट्रागोनल में क्या होगा, टेट्रागोनल में आपका A = तो B होगा बट नॉट = C, अर्थात A और B की वैल्यू तो एक जैसी हो सकती है, जो भी होगी, यानी 5 सेंटीमीटर, दोनों ही 5 सेंटीमीटर होंगी, लेकिन जो C होगी वो 5 सेंटीमीटर नहीं होगी, या तो 4 हो सकती है या 6 हो सकती है। ठीक है, यानी C की वैल्यू इन दोनों की वैल्यू से मैच नहीं करेगी। ठीक है, अब देखो क्या, पहले वाले में सब बराबर थे, दूसरे वाले में एक अलग हो गया। अब तीसरा वाला देखिए, यहाँ पर तीसरे वाले में क्या होगा, इस तीनों अलग हो जाएंगे, A = B = C, अर्थात A, B, C ये तीनों ही आपस में बराबर नहीं होंगे। ठीक है, ये तीनों ही आपस में बराबर नहीं होंगे बच्चों। ठीक है, जब बराबर नहीं होंगे, अब देखो नेक्स्ट, अब क्या करें, इसी को हम रिपीट कर देंगे यहाँ पर, A = B = C। इसको जरा देखिए, इसको आप रिपीट करिए, यानी A = B = C। अब आप इसको आप करिए, इसको यानी A = B = C। अब आप कहोगे सर ये बार बार रिपीट हो रहा है तो हमें अंतर कैसे पता लगेगा, चलिए अंतर कर लेते हैं, और अंतर हमें पता लगेगा किसके आधार पर, एक्सियल एंगल के आधार पर। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि क्यूबिक यूनिट सेल क्या होती है, तो आप क्या डिफाइन करोगे, यानी ऐसी यूनिट सेल जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों आपस में बराबर होती हैं, तो ऐसी यूनिट सेल को हम क्या कहते हैं, ऐसी यूनिट सेल को हम कहते हैं क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तो आपकी रोम्बोहेड्रल में भी बराबर है, तो बिल्कुल लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई रोम्बोहेड्रल में भी बराबर, लेकिन यानी जो एक्सियल एंगल है, इन एक्सियल एंगल के अंदर डिफरेंटता होगी। जरा देखिए क्या होगी। अब क्या होता है, एक्सियल जो एंगल होते हैं वो तीनों के कैसे होते हैं, स्टार्टिंग में तो सबके बराबर है, अल्फा = बीटा = 90 डिग्री। ठीक है, सॉरी गामा = 90 डिग्री। ठीक है, ऐसे इसका आ जाएगा अल्फा = बीटा = गामा = 90 डिग्री। इसके लिए भी यही आएगा, अल्फा = बीटा = गामा = 90 डिग्री। अब किसी भी बात पर बेटा जो है वो गामा से यानी माँ से अलग हो जाएगा, यानी बीटा को हम बेटा मान रहे हैं, गामा को माँ मान रहे हैं, है ना,
कोई भी कारण हुआ जिससे बेटा जो है वो गामा यानी माँ से अलग हो गया, डिफरेंट हो गया, अर्थात अल्फा और गामा तो आपके 90 डिग्री होंगे, लेकिन बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। बीटा की वैल्यू 90 डिग्री के बराबर नहीं होगी। अब जब बेटा अलग हो गया तो गामा को यानी माँ को थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, और प्रॉब्लम होने के कारण अब माँ अलग हो जाएगी इनसे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, यानी अल्फा। अब एक बात और भी बताऊँ मैं आपको, ये जो वैल्यू है ये डिफरेंट होगी यहाँ पर आकर के, ये जो वैल्यू है यहाँ पर बिल्कुल कैसी होगी, डिफरेंट, अर्थात अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ये देखिए जिस प्रकार इसमें अपोजिट था उसी प्रकार इसमें अपोजिट, यानी ये तीनों कोई भी आपस में बराबर नहीं होंगे। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर बेटा जब अलग हो गया अब माँ अलग हो जाएगी, यानी अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। अब जो गामा हो जाएगा, ये जो गामा की वैल्यू है, ये गामा की वैल्यू बराबर हो जाएगी 120, क्योंकि जब माँ अलग हो जाएगी तो उसका बीपी बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, और बॉन्ड एंगल हो जाएगा आपका 120 डिग्री, ठीक है। बॉन्ड एंगल नहीं, सॉरी, आपका एक्सियल एंगल 120 डिग्री हो जाएगा, ठीक। अब क्या होगा, अब ये क्या हो जाएगा बेटा, अब तीनों इकट्ठे हो जाएंगे, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर नहीं होगा 90 डिग्री। ये तीनों बराबर तो होंगे लेकिन तीनों 90 डिग्री के नहीं होंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी इतनी, इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। दोबारा समझ लीजिए एक बार समझिए, जो हमारे पास टाइप्स ऑफ यूनिट सेल अकॉर्डिंग टू सेल पैरामीटर, सेल पैरामीटर के आधार पर हमारे यूनिट सेल्स होते हैं वो टोटल 7 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला है क्यूबिक यूनिट सेल, दूसरा है टेट्रागोनल यूनिट सेल, तीसरा ऑर्थोरैम्बिक, चौथा मोनोक्लिनिक, पांचवा हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल एंड ट्राइक्लिनिक, ठीक है। अब आपकी डेफिनेशन आती है कि आपकी क्यूबिक यूनिट सेल क्या होती है, तो उसको कैसे डिफाइन कर सकते हो। बहुत सिंपल सा तरीका है, यानी ऐसी यूनिट सेल जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तथा लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों आपस में बराबर होते हैं, तथा अल्फा, बीटा और गामा तीनों ही कोण कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो ऐसी यूनिट सेल को बच्चों हम क्या कहते हैं, क्यूबिक यूनिट सेल के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब दूसरी आ जाएगी टेट्रागोनल यूनिट सेल क्या होती है। टेट्रागोनल क्या होती है यूनिट सेल, टेट्रागोनल क्या होती है, इसमें क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई आपस में बराबर, यानी ऐसी यूनिट सेल जिसकी लंबाई और चौड़ाई तो बराबर होती है परंतु ऊंचाई जो है वो भिन्न होती है, तथा अल्फा, बीटा और गामा तीनों ही कोण 90 डिग्री के होते हैं। तो ऐसे यूनिट सेल को हम क्या कहते हैं, टेट्रागोनल यूनिट सेल कहते हैं। और अगर आपसे कह दिया भाई ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल क्या होती है, तो ऐसी यूनिट सेल जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपस में बराबर नहीं होती है परंतु अल्फा, बीटा और गामा तीनों ही कोण 90 डिग्री के होते हैं, तो इसे बोलते हैं ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर डेफिनेशन लिखना है तो आप इसकी कैसे लिख सकते हैं। अब बात ये आती है कि सर कि इसको हम लोग याद कैसे रखेंगे इस क्रम में। ये चीज़ तो याद हो जाएगी भाई, पहले तीनों के, यानी पहले क्या हुआ, तीनों आपस में बराबर हैं, उसके बाद क्या हुआ, एक आपका जो है यानी 2 आपके बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है, अगले वाले में तीनों ही बराबर नहीं है, अगले वाले में फिर तीनों बराबर नहीं है, उसके बाद क्या 2 बराबर है, 1 बराबर नहीं है, उसके बाद तीनों बराबर, उसके बाद फिर तीनों बराबर नहीं है, ठीक है। तो ये क्रम आपका कब चलेगा, जब आपके इस क्रम में होंगे, ठीक है। ऐसे ही आपके पास ये अल्फा, बीटा, गामा, अल्फा, बीटा, गामा, अल्फा, बीटा, ये तीनों में 90 डिग्री है, लेकिन जैसे ही यहाँ आते हैं तो अल्फा, गामा 90 डिग्री हो जाता है परंतु बीटा 90 डिग्री नहीं होता है, ठीक है। इसी प्रकार आपके पास क्या अल्फा, बीटा और गामा, अल्फा, बीटा 90 डिग्री हो जाते हैं अगले वाले में, और गामा 120 डिग्री हो जाता है। नेक्स्ट वाले में क्या होता है, अल्फा, बीटा और गामा तीनों बराबर होंगे लेकिन 90 डिग्री नहीं होंगे, 90 डिग्री से कम, यानी 80 डिग्री, 70 डिग्री जो भी होगा वो हो जाएगा। और चौथे वाले में अल्फा, बीटा, गामा ये तीनों ही एंगल बराबर नहीं होंगे, और ये बराबर नहीं होंगे वही, और साथ साथ ये 90 डिग्री भी नहीं होंगे, ठीक है। तो बात मेरी ये समझ में आ गई। अब बात करते हैं कि इसको क्रम से कैसे याद रखो। तो इसके लिए जो ट्रिक है वो ट्रिक आपके पास होगी बेटा, क्या होगी ट्रिक होगी बेटे, देखिए ट्रिक आपके पास जो होगी वो क्या होगी, यानी सी टी यानी सी और टी, ठीक। उर्मिला को का मतलब यानी ओ से आ जाएगा, उर्मिला से कोई मतलब नहीं, ठीक है। उर्मिला को मारता है, मारता में आपका एम आ जाएगा, है में आपका एच आ जाएगा, मारता है राहुल त्रिवेदी, राहुल से आगे आ जाएगा रोम्बोहेड्रल, ठीक है, आर एच आ जाएगा, राहुल त्रिवेदी में आ जाएगा टी आर,
ठीक है। तो देखिए बेटे, आपके पास ये ट्रिक है, इस ट्रिक से आप 7 क्रिस्टल सिस्टम को याद रख सकते हो। ठीक है, बहुत सिंपल सी ट्रिक है। सीटी उर्मिला को मारता है राहुल त्रिवेदी, यानी सीटी का मतलब क्या हुआ, सी यानी क्यूबिक यूनिट सेल। टी का मतलब क्या हुआ बेटा, टेट्रागोनल यूनिट सेल। मारता यानी उर्मिला को, ओ आ रहा है तो ओ में क्या आ जाएगा, ऑर्थोरोम्बिक। मारता में एम आ रहा है, एम का मतलब क्या हो, मोनोक्लिनिक। एंड है में क्या, एच आ जाएगा। और एच का मतलब क्या होता है, एच का मतलब होता है बच्चों यानी हेक्सागोनल। आर एच का मतलब क्या है, रोम्बोहेड्रल। एंड टी आर का मतलब है ट्राइक्लिनिक। ठीक है, तो ये इसकी ट्रिक है जिसके आधार पर हम इस 7 क्रिस्टल सिस्टम को इस क्रम में यानी याद रख सकते हैं। चलिए, इस वीडियो में आपको मैं इतना ही कराता हूं और नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिलते हैं और उसमें हम लोग सीखेंगे कि आखिर ये जो 7 यूनिट सेल हैं या 7 क्रिस्टल सिस्टम है, इसमें भी तो क्या होता है, एटम अरेंजमेंट होता है भाई। क्यूबिक भी कितनी 4 प्रकार की होती है, ऐसे ये भी टेट्रागोनल 4 प्रकार की होनी चाहिए, रोम्बोहेड्रल 4 प्रकार की, ऑर्थोरोम्बोल यानी 4 प्रकार की होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन टोटल क्रिस्टल सिस्टम फिर इसके आधार एटम अरेंजमेंट के आधार पर क्रिस्टल सिस्टम फिर कितने प्रकार के हो जाएंगे, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। देखते रहिए, बढ़ाते रहिए। ठीक है।